हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर सीरीज कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर फोर सेम CSE। आज जो हम मॉड्यूल स्टार्ट करने जा रहे हैं वो मॉड्यूल 2 है। ओके, 1 कंप्लीट हो चुका है। आज हम मॉड्यूल 2 पे डिस्कस करेंगे और आज कौन सा टॉपिक है डिस्कस करने जा रहे हैं, वो टॉपिक आज है वो डिस्कशन है x86 यानी 8086 आर्किटेक्चर का। आप कहीं पे भी कि या तो सिलेबस में या अपने सिस्टम में, जो भी आपका सिस्टम है, चूंकि आज के जितने भी आर्किटेक्चर हैं वो 64 बिट है, वो आप x86 को आप नहीं देखोगे। ठीक है, x86 आपके लैपटॉप में या डेस्कटॉप जो भी आप लोगे वहां पे बहुत कम चांस है कि x86 देखेगा या 8086 का आपका आर्किटेक्चर होगा। 90% वो अब 64 बिट ही आर्किटेक्चर देता है। x86 का मतलब होता है 32 बिट। ठीक है, अब ये क्यों 32 बिट इसको माना जाता है और 64 बिट का क्या है, मतलब 2 बिट का अंतर है वो क्यों आया। ठीक है, मेनली अगर इसको अगर नॉर्मल में समझे तो स्पीड के लिए। ठीक है, सिस्टम में या तो कंप्यूटर हार्डवेयर को अगर आप एक्सटेंड करो या उसको अपडेट करने जाओ तो मेन मोटो उसका वही रहता है, कैसे सिस्टम को फास्ट किया जाए। ठीक है, जनरली कोई भी काम अगर हम स्लो करते हैं तो हम उसको चाहते नहीं जितना जल्दी हो सके फास्ट काम हो। तो x86 जो आज से लगभग आप 20 इयर्स को आप अगर ले लो, ठीक है, तो x86 आर्किटेक्चर पे काम होते थे, अच्छे ही होते थे, कोई ऐसा नहीं था। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या हुआ, जब लार्ज स्केल पे एनिमेशंस, ग्राफिक्स, इमेजेज ये सब हाई रेजोल्यूशन का होने लगा या फिर एक सेक्टर डेवलप होने लगा, तो वो जो सेक्टर है जिससे ये काम निकलेगा, ठीक है, उससे भी अपडेट करना जरूरी था। क्योंकि अगर हम मेगा पिक्सल्स को बढ़ा रहे हैं, ठीक है, क्या बढ़ा रहे हैं, मेगा पिक्सल्स, यानी आपके जो कैमरा में रेजोल्यूशन होता है उसको अगर हम बढ़ाएंगे तो जितना रेजोल्यूशन बढ़ेगा उतना डेप्थ भी बढ़ेगा। डेप्थ मतलब उसका साइज बढ़ेगा, उसका पिक्सल जो क्वालिटी होता है वो बढ़ेगा। जैसे अगर आप अपने ही सिस्टम में एक हम GUI बेस्ड पे अगर हम देखें, GUI यानी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बेस्ड देखें, और एक होता है CUI, ठीक है, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, तो इन दोनों में पिक्सल्स का अंतर हो जाता है। आप 64 बिट का अगर आप आर्किटेक्चर चला रहे हो, आर्किटेक्चर चलाने का मतलब यानी आपका जो लैपटॉप हो या डेस्कटॉप हो, तो भी आपका सिस्टम यूज कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग मैं बोल रहा हूं। अगर GUI बेस पे दे, GUI कब आएगा, जब आप कलरफुल इन्वायरमेंट में काम करते हो, यानी आप डेस्कटॉप ओपन किए, मूवी चला रहे हो, वर्ड पे काम कर रहे हो, एक्सेल पे, पावर पॉइंट पे, जिस पे भी, वो क्या होता है, GUI होता है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है। लेकिन जब हम DOS मोड में काम करते हैं, DOS पे, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कंप्यूटर फील्ड का पहला ऑपरेटिंग सिस्टम अगर जो वर्किंग के लिए है, ठीक है, वो क्या है, MS-DOS यानी माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ये क्या किस बेस पे काम करता है, इसका एनवायरनमेंट क्या था, CUI था, यानी कैरेक्टर यूजर इंटरफेस था। अगर इस पे चले तो इसका जो कॉलम कैपेसिटी होता है, यानी इसका जो रिजोल्यूशन होता है वो 25/80 होता है, यानी नॉर्मल है। अगर आप कीपैड का भी अगर मोबाइल आज से 20-25 साल पहले अगर हम यूज भी करते थे तो उसका भी रेजोल्यूशन 25/80 नहीं रहता था। ठीक है, तो यानी 25/80 का इमेज क्या होगा, इतना खराब होगा कि आप अपना ही शक्ल नहीं देख सकते। ठीक है, लेकिन GUI में अगर आप चले जाओ तो आप अगर अपने स्क्रीन का रेजोल्यूशन देखने जाओ तो वो मिनिमम अगर आप देख लो, अपने आपके सिस्टम पे वो डिपेंड करता है, तो मिनिमम 1000/1088 48 ये ऐसा रहेगा ही। ठीक है, तो कितने का अंतर है, बहुत ज्यादा का अंतर है। तो रेजोल्यूशन बढ़ा ना, पिक्सल्स बढ़ा, और जितने पिक्सल्स बढ़ते हैं
ठीक है, जैसे आप आज बोलते हो ना कि एलसीडी टीवी है या एलक्यूडी है या फिर जो भी है, ओके, क्यों वो क्रिस्टल दम आने लगा, क्यों वो क्लियर, मतलब पानी का बूंद भी अगर देखते हो तो वो भी पता चलता है, उसका रीजन क्या है, पिक्सल। ठीक है, पहले पिक्सल्स एक मॉनिटर का अगर हम एक लेआउट देखें तो पहले पिक्सल इतने गैप होते थे, दोनों के बीच में अच्छा खासा गैप होता था। लेकिन अगर हम इसी को अगर बहुत कम दूरी पे सबको देने लगे तो क्या होगा, गैप कम होगा ना, गैप कम होगा तो क्या होगा, रिजोल्यूशन उसका बढ़ेगा, उसका क्या होगा, क्वालिटी बढ़ेगा। मेगा पिक्सल्स में भी यही होते हैं, बहुत ज्यादा वहां पे खेल नहीं है खेल नॉर्मल ही। ठीक है, अगर आप उसे देखो तो एक पॉइंट को अगर हम दूरी पे रखें या एक पॉइंट को नजदीक रखें, ठीक है, बस पॉइंट को इधर उधर करने की जरूरत होती है, क्योंकि जितना पॉइंट बढ़ेगा उतना मेगा पिक्सल्स बढ़ जाता है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे एक रो में एक रो है और उसमें हम 5 ही पॉइंट दें, 5 ही पिक्सल्स दें तो कैसा होगा वो, उसका रेजोल्यूशन बहुत नॉर्मल होगा। लेकिन उसी रो में अगर हम 50 दे दें तो बढ़ गया ना, 5 से 50 हो गया। तो जैसा एक सेक्टर बढ़ेगा, एक सेक्टर अगर बढ़ रहा है और दूसरा सेक्टर अगर वैसा ही कांस्टेंट है तो का मैचअप नहीं होगा। ठीक है, दोनों का काम करने का जो अपना एक डिपेंडेंसी है, क्योंकि अगर आईटी बढ़ रहा है और इलेक्ट्रॉनिक्स रुका हुआ है तो भी सही नहीं होगा, इलेक्ट्रॉनिक्स बढ़ रहा है और आईटी रुका हुआ है तो भी सही नहीं। तो यहां पे वही चीज था, x86 अगर वहीं रह जाता यानी 32 बिट अगर वहीं रह जाता तो आज जो जितना भी इलेक्ट्रॉनिक्स में पार्ट्स उसके यानी जो भी डेवलप हुए या आए तो वो वहां पे उसका सही से यूज नहीं हो पाता। ठीक है, तो x86 में कुछ इंस्ट्रक्शन स्लो होते थे चूंकि ये CISC, ठीक है, कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर हम बोल सकते हैं यहां पे। ठीक है, कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर, और एक होता है सिस्क और एक होता है रिस्क, यानी सिस्क में कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन एंड रिस्क में रिड्यूस इंस्ट्रक्शन। तो जहां पे इंस्ट्रक्शन को रिड्यूस ही कर देगा तो वो क्या है, नॉर्मली ये फास्ट होगा ही, और जहां इंस्ट्रक्शन लंबा लंबा यानी अगर कोई आपको लंबा इंस्ट्रक्शंस देता रहे तो क्या होगा, आप बोर हो जाओगे। ठीक है, तो वहीं पे कि जैसे ही ये इंस्ट्रक्शंस लंबा होता चला गया तो क्या होगा, स्लो होगा, स्लो होगा तो आपका सिस्टम भी स्लो काम करेगा। तो इस तरह से CISC से क्या आ गया, रिस्क, रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। तो इंट्रोडक्शन जो है x86 आर्किटेक्चर का वो इसी के लिए है कि x86 चूंकि ये आज का नहीं है, ये 2024 के आर्किटेक्चर पे डिपेंड है या 2023 पे आया, ऐसा नहीं है। ये बहुत यानी अगर आप इसे देख लो तो आज से 40 साल पहले का ये सब कंसेप्ट है x86, क्योंकि वहां पे 32 बिट पे सारे काम होते थे। लेकिन जब आज यानी 64 बिट को अगर आप ले लो तो ये भी 15 साल के बीच का, ये आज यानी 2024 से 15 को आप पीछे कर दो तो उसके बीच में यहां पे ये आता है। ठीक है, 8086 क्या कहता है यहां पे, चलिए देखते हैं। 8086 यानी x86 को आप 8086 भी बोल सकते हैं या 32 बिट भी बोल सकते हैं। ठीक है, x86 architecture is a family instruction set in architecture ISA, first developed by Intel in 1970s में ये आया था, यानी बहुत ये आर्किटेक्चर है x86, इंटेल ने ही इसे किया था। 8086 processor and has since involved become one of the most widely used architecture in personal computer, server and एम्बेडेड सिस्टम। पर्सनल कंप्यूटर जो हुआ, जो हम लोग यूज करते हैं, पीसी जिसको बोलते हैं, ठीक है, पर्सनल कंप्यूटर। सर्वर के लिए भी ये यूज होता था, यानी अगर हम किसी वर्ल्ड वाइड कोई भी काम कर रहे हैं, कहीं पे किसी ऑर्गेनाइजेशन का सर्वर अगर हमें बनाना है तो ये भी उस समय काम करते थे, क्योंकि उस समय का काम
सीमित लेवल पे था, यानी बहुत छोटे काम होते थे और बहुत सीमित था, तो यहां पे ये काम चल जाता था। लेकिन अब जो यहां एम्बेडेड सिस्टम आया एक, ठीक है, एम्बेडेड सिस्टम का यहां पे क्या कंसेप्ट है? एम्बेडेड हर जगह हर समय हमेशा अपडेट होता है, हर समय, ठीक है। आज अगर एम्बेडेड कुछ है तो कल, आज के 1 महीने बाद या 1 सप्ताह बाद एम्बेडेड बहुत चेंज हो जाएगा, ठीक है, बहुत ज्यादा चेंज होगा। आज अगर आप मैनुअल काम कर रहे हो तो हो सकता है 1 महीना बाद वो ऑटोमेटिक काम होने लगे। ओके, तो ये जो काम है ये एम्बेडेड काम होते हैं, ये एम्बेडेड सिस्टम से टाई अप होते हैं, या फिर एम्बेडेड सिस्टम को फॉलो करते हैं। बेस्ड मीनिंग इट हैज अ लार्ज नंबर variable length and formats. Over time, the architecture has gained backward compatibility, allowing modern x86 CPU to run code written for older processor. Okay? तो इस समय या इस टाइप के सिस्टम को अगर हम यहां देखें तो ये हमारा क्या होता है, अनऑर्गेनाइज्ड हो या ऑर्गेनाइज्ड वे में हो, कोई भी काम अगर सिस्टम अकॉर्डिंग चल रहा है या सिस्टम के लेआउट में चल रहा है, तो हम क्या करेंगे कि एम्बेडेड अगर वो है, ठीक है, अगर एम्बेडेड सिस्टम पे काम हो रहा है, चूंकि यहां देखिए पीसी पे अगर डिपेंडेंसी सिर्फ रहता, अगर पर्सनल कंप्यूटर की कंप्यूटर लाइन हो या आईटी फील्ड हो, अगर सीमित रहे या तो लिमिट उसका रहता, या नहीं तो सर्वर तक वो चल सकता था, ठीक है। लेकिन में भी हाई टेक्नोलॉजी नेटवर्क डिपार्टमेंट वो डेवलप करेगा, ठीक है। मान लो नेटवर्क, सर्वर कहां आ गया, वो नेटवर्क पे आ गया, नेटवर्क कंसेप्ट में आ गया, वो ये इसमें डेवलप होता गया, 2G 3G 4G 5G सारा सब आने लगे। लेकिन जब ये 2G 3G काम कैसे करता है, ठीक है, सारा काम प्रोसेसर है, यानी वहां पे मैक्रो प्रोसेसर का काम आता है। विदाउट मैक्रो प्रोसेसर कोई भी जी काम नहीं आएंगे, ठीक है। जो भी जी यहां पे आएगा, या तो आप 6G आए 7G आए, जो भी आएगा डेवलप डिपेंड्स किस पे है, नेटवर्क एज वेल एज आपका सीपीयू, यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसको मैक्रो प्रोसेसर आप बोल सकते हैं। तो और ये बेस्ड किस पे था, x86 आर्किटेक्चर, जो सिस्क जिसको हम बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटिंग या कंप्यूटर, उस पे डिपेंड था। क्योंकि वहां पे स्लो काम होते थे, जरूर नहीं है, लेकिन एक लिमिट था, तो चलो वहां तक चला, सपोर्ट कर रहा है, वहां तक काम कर रहा है, तो चलो काम हो रहा है। लेकिन जब वो लार्ज स्केल पे जाने लगा, लार्ज स्केल पे वो काम करने लगा, तो वहां पे वो क्या हो गया, वो सीमित हो गया, ठीक है। एम्बेडेड डेवलप होने लगा, ठीक है। एम्बेडेड बहुत सारे, आज आप 1970s का आप अगर बात कर लो, तो एम्बेडेड सिस्टम्स चीज नहीं थे। आपके होम अप्लायंसेस जितने भी हैं, हमारा ट्रैफिक सिग्नल्स 1970s में उतने बहुत ज्यादा ना के बराबर था, बहुत ज्यादा क्या बराबर था। अगर हम 1970s तो होम अप्लायंसेस आपके यहां डेवलप देश में, तो ये चीज अगर हम अब देखें तो वो क्या होगा, ज्यादा काम आपके वॉइस पे है, तो अब क्या है, सारा चीज उसी पे है ना। तो ये सेंस ये डेवलप किससे आया, तो एक तो आर्किटेक्चर डेवलप हुआ, 8086 बना, 8086 8085 पे से 8086 से आया, अब आ गया है, अब i7 है, तो 5th जनरेशन है, 10th जनरेशन है, इनसे, ठीक है। तो ये जो आर्किटेक्चर एक जनरेशन को हम एक तरह से जनरेशन बोल सकते हैं, ठीक है, जनरेशन है, वो अब आर्किटेक्चर टोटली डिपेंड है, मतलब देखें वो डिपेंड है किस पे, तो आर्किटेक्चर पे, वो सारा चीज डिपेंडेंट है इसमें। ओके ना, बात समझे। इसके कुछ फीचर्स जो हैं, ये क्या, किसके फीचर्स होंगे, सीपीयू के, यानी उसके आर्किटेक्चर 8086, ठीक है, रजिस्टर्स, मेमोरी मॉडल, मोड्स एंड एक्सटेंशन,
रजिस्टर्स तो चाहे कोई भी जमाने का आर्किटेक्चर या कोई भी जनरेशन का आर्किटेक्चर हो, सारे डिपेंड्स करता है उसके रजिस्टर्स पे, एक्यूमुलेटर पे, ठीक है। रजिस्टर क्या है, उसका रजिस्टर्स क्या है, मेमोरी मॉडल्स क्या है, ठीक है, ओके ना। तो जितने भी सीपीयू प्रोसेसर है जो सारे आपके काम को हैंडल करेगा, लेकिन वो सामान पहुंचेगा कैसे, सामान इन द सेंस आपका वर्क, आपका इंस्ट्रक्शन, वो पहुंचेगा कैसे, के लिए उस पास कुछ डिवाइस को डेवलप किया गया, ठीक, जिसको हम रजिस्टर्स बोलते हैं। जैसे अब सीपीयू में या मैक्रो पास हम काम पहले डेवलप, काम पहले को एक के लिए तब तो वहां पे वो कैसे, किससे, भाया रैम जाएगा, प्रोसेसर चेक करेगा कहां पे से का वर्क है, अर्थमेटिक है तो एएलयू के पास जाएगा, है डेटा वर्डिंग है, रजिस्टर्स बहुत सारे उसके पास जाएगा। तो किस टाइप का वर्क है वो देखते हैं कौन, तो मैक्रो पहुंचाने के लिए हम प्रति तो रैम मॉडल्स उसमें आए, ठीक, रजिस्टर्स की प्रति आया। तो इंक्लूड अ स्मॉल नंबर ऑफ जनरल पर्पस सारे हैं जो छोटे लेवल पे काम आते हैं, ठीक है, लेकिन रजिस्टर्स का रोल बहुत बड़ा है। EAX है, EBX है, ECX है, EDX है, along with the segment registers for memory organization या मेमोरी मैनेजमेंट। ये भी चूंकि रजिस्टर जो ही रोल करता है, ठीक है, ये शॉर्ट टर्म मेमोरी के लिए होते हैं, टेम्पररी डेटा के लिए, ठीक है। मेमोरी मॉडल में सपोर्ट्स सेगमेंट एंड लेटर फ्लैट मेमोरी या 32 बिट्स पे हो या 64 बिट पे हो, दोनों बिट पे जितने भी वर्क है वो सारा डिपेंड उसके मेमोरी मॉडल। मोड्स क्या होंगे, वेरियस मोड्स लाइक रियल मोड है, प्रोटेक्टेड मोड है, लॉन्ग मोड है, फॉर 64 टेंशन आर्बिट्रेशन में आता है, ठीक है। मोड कोई भी हो, रीड मोड में आप ओपन कर रहे हो कि राइट मोड में ओपन कर रहे हो, ये अलग अलग एक सिनेरियो। जैसे आप एक लो कि अगर आप कोई पीडीएफ को रीड कर रहे हो, ठीक है, पीडीएफ ऑलवेज रीड मोड में होता है, हम उसमें चलो एक फैसिलिटी अब आ गया तो एडिट कर सकते हैं, लेकिन वो एक अगर एक थ्योरेटिकल कंसेप्ट देखा जाए तो वो रीड मोड में होता है। पीडीएफ बना देते हैं हम, अभी इसको रीड, उसमें कोई चेंजिंग उस समय एडिट हम नहीं करते हैं, हम उसमें राइट नहीं करते हैं, तो रीड आफ्टर राइट का कंसेप्ट यहां पे नहीं आता, पहले हम रीड ही उसको करते हैं, राइट का तो कोई बात ही नहीं है। तो मोड्स कोई भी हो, जिस तरह का मोड होगा, रीड हम कर रहे हैं कि राइट कर रहे हैं, मोड्स उस पर डिपेंड है। काम क्या है, एज अ टेक्सुअल पार्ट है या मैथमेटिकल है या फिर एनिमेशन है, इमेजेस है, किस टाइप का वर्क है, क्या मोड है उसका, वहां पे डिसाइड होता है, ठीक है। एक्सटेंशन क्या होना चाहिए, एक्सटेंशन कहने का मतलब क्या है कि अगर आप हम देखें कि वो फाइल क्या है, वो फाइल किससे, एक्सटेंशन उसका क्या होगा, क्या उस पे काम करेगा, जो है कि वो एक्सेसिंग कैसे होगा, ठीक है। कोई भी जैसे वर्ड का है तो हम एक्सटेंशन .docs देते हैं, पावर पॉइंट है तो .ppt देते हैं, एक्स जो भी उससे रिलेट करता है, नोटपैड है तो .text है, तो बहुत सारे ऐसे एक्सटेंशंस पार्ट हैं जिससे फाइल की पहचान होती है, और वो उस एक्सटेंशन के अकॉर्डिंग उस एक्सटेंशन को वर्क करने के लिए वो उसी सॉफ्टवेयर को वो क्या करेगा, सर्च करेगा, वो उसी सॉफ्टवेयर को क्या करेगा। तो इस टाइप के वर्क में या इस टाइप के सेंस में ये हमारा क्या होता है, काम करता है। Modern x86 processors include extensions such as MMX,
SSE, AVX, ये सब जितने भी हैं सब एक्सटेंशन के रूप में काम आते हैं। लेकिन ये एक्सटेंशन कोई हमारे लिए सिस्टम एक्सटेंशन के लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो इसमें है वो CPU कंट्रोल यूनिट डिजाइन। अब है उसी से, क्योंकि 8086 का ही है, क्योंकि कंट्रोल यूनिट है किसका है तो CPU का है। तो 8086 में दो पार्ट इसके होते थे, एक होते थे हार्डवायर और एक होते थे मैक्रो प्रोग्राम। हार्डवायर में होते जो वायर के थ्रू काम एक वर्ड को वायर के थ्रू डेटा ट्रांसफरिंग हो, ठीक है। एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शंस बाय डायरेक्टिंग द ऑपरेशन ऑफ अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, ALU है, मेमोरी है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस है, ठीक है। तो हार्डवायर्ड कंट्रोल में डिजाइन उसका जो है यूज द कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट इसमें काम आते थे, जिसमें गेट्स, फ्लिप फ्लॉप, ओके, ये सब काम उसमें आते थे जो गेट से रिलेटेड है, थोड़ा नॉट गेट और, ठीक है, डायरेक्टली जनरेट कंट्रोल सिग्नल बेस्ड ऑन द इंस्ट्रक्शन ऑफ कोड। अब कोई भी वैल्यू अगर हमारा सिग्नल्स अगर उस 0 से 1 करना है, 1 से 0 करना है, हमें रीसेट करना है, हमें इंटरप्ट करना है, ये सब काम कैसे होता था? तो ये हमारे डिजाइन जो होते थे CPU का वहां पे गेट्स के थ्रू होते थे, ठीक है। फास्ट, एज इट इज बेस्ड ऑन सिंपल लॉजिक सर्किट, इट कैन बी वेरी फास्ट इन रिस्पॉन्डिंग टू इंस्ट्रक्शन। कोई भी इंस्ट्रक्शंस को जल्दी फेच करना, कोई भी इंस्ट्रक्शंस को फास्ट डिसाइड या उसका फास्ट एक्सेसिंग हो, वो देखना, ये हमारे डिजाइन पे इंपॉर्टेंट में आता था, ठीक है। पहला क्या, दूसरा था फास्ट। डिफिकल्ट टू मॉडिफाई, कोई भी ऐसा इंस्ट्रक्शन तो जो हार्ड रीडिजाइन नहीं किया जाए, ऐसा डिजाइन उसको हम रीडिजाइन ना कर सके। एनी चेंजेस टू इंस्ट्रक्शन सेट रिक्वायर्ड हार्डवेयर रीडिजाइन मेकिंग इट लेस फ्लेक्सिबल, मेकिंग इट फ्लेक्सिबल। डिफिकल्ट टू मॉडिफाई, एनी चेंजेस टू द इंस्ट्रक्शन सेट रिक्वायर हार्डवेयर रीडिजाइन मेकिंग इट लेस फ्लेक्सिबल। बहुत कम उसका रिकंस्ट्रक्ट हो, रीडिजाइन हो, ये सब हम देखें उस पे वो डिपेंड करें या एक तरह से डिपेंडेंसी हो जाए, ठीक है, रीडिजाइन ना हो सके, ओके। जैसे कोई भी कंपनी अपना आर्किटेक्चर बनाती है तो उस पे उसका वो मेन मोटो काम करता है, यही कुछ ऐसे सिस्टम बनाया जाए, कुछ ऐसा नियम बनाया जाए जिसका उसका रीडिजाइन या रिकंस्ट्रक्ट ना हो सके, ओके। मैक्रो प्रोग्राम में क्या था कि यूज अ सेट ऑफ मैक्रो इंस्ट्रक्शन स्टोर इन ए स्पेशल मेमोरी, जिसमें मैक्रो इंस्ट्रक्शंस यानी मैक्रो कंट्रोलर, या एक तरह से हम बोल सकते हैं कि मैक्रो कंट्रोलर वहां पे काम आता था जो सिग्नल्स पे काम करता था, ठीक है। कोई सिग्नल्स हम पास किए पे वो डिपेंड है, फ्लेक्सिबल होना चाहिए, मॉडिफाई चेंजेज हो, कहीं पे भी वैल्यू अगर चेंज हो रहा है तो रिकंस्ट्रक्ट उसको कर सकें हम, ठीक है। एंड स्लोअर, टिपिकली स्लोअर देन द हार्डवेयर डिजाइन ड्यू टू द ओवरहेड ऑफ फेचिंग मैक्रो इंस्ट्रक्शन। मैक्रो प्रोग्राम जो था वो हार्डवायर जो कंट्रोल यूनिट था उससे थोड़ा करता था, ठीक है। चूंकि वहां पे एडिटिंग या फिर मॉडिफाई का कंसेप्ट नहीं था, इसलिए जो है आप उसी पे काम कीजिए और फास्ट में अपना निकलते चलिए, काम कीजिए, रीड कीजिए, वर्क कीजिए, इंस्ट्रक्शन को फॉलो कीजिए अपना। लेकिन यहां पे क्या था कि हम किसी भी चीज को हम रीडिफाइन कर सकते हैं, आसानी से उसे मॉडिफाई कर सकते हैं, ओके। अगर इसके केस स्टडी को देखें जिसमें रजिस्टर्स दो आते ही हैं, इंस्ट्रक्शन सेट भी है, कंट्रोल यूनिट भी है। इंस्ट्रक्शन सेट रजिस्टर्स को अभी मैंने जाना कि रजिस्टर्स इंपॉर्टेंट है, टेम्पररी के लिए एक्यूमुलेटर का जरूरत है, कहीं पे डेटा को टेम्पररी स्टोर करना है, कहीं पे डेटा को कुछ वोलाटाइल के लिए यूज करना है, तो हम यहाँ पे
रजिस्टर्स का काम आएगा, इंस्ट्रक्शन सेट होना ही चाहिए, कंट्रोल यूनिट तो जरूरी है। ओके, तो फेच होना, डिकोड होना, एग्जीक्यूट होना और स्टोर होना। डेटा फेच के फिर उसको डिकोड कर देना। डिकोड कौन करता है? डिकोड यानी हम जो इंस्ट्रक्शन है, अगर कोई लैंग्वेज अगर हमें समझ में नहीं आता तो हम ट्रांसलेटर अपने कान में वो ट्रांसलेटर लगाते हैं और वहां के लैंग्वेज को वो हमारे डिवाइस के थ्रू होके होता है और हम समझते हैं कि हम क्या सामने वाला बोल रहा है, वहां ट्रांसलेटर यूज है। तो पता है कि कंप्यूटर सिर्फ बाइनरी नंबर को जानता है, 0 और 1 के कॉम्बिनेशन को जानता है। तो फेच करना यानी और तो उसको फिर डिकोड, एक तो हम फेच किए कि वो क्या आ रहा है, अब हमें वो देखना है यानी मैक्रो प्रोसेसर जो समझेगा हम वही चीज उसको फेच करने के बाद डिकोड करने का काम जो होता है वो वहां पे कैचे मेमोरी भी करता है। ठीक है, द इंस्ट्रक्शन इज टू अंडरस्टैंड द ऑपरेशन। इंस्ट्रक्शन जो हम दे रहे हैं वो समझे तो उसको क्या उस इंस्ट्रक्शन का क्या करना है और क्या है। ठीक है, यूजर ने जो दिया है हम उसको क्या आउटपुट दें। एग्जीक्यूट, एलयू परफॉर्म द बेस्ड ऑन कंट्रोल सिग्नल। सारे जितने भी वहां पे सिग्नल्स पे काम आते हैं, वो का वर्क हो या कोई भी अदर वर्क हो, तो वहां पे क्या है, हम एग्जीक्यूशन कितना है, क्या उसका ठीक है। स्टोर, रिजल्ट आर स्टोर बैक इन मेमोरी और रजिस्टर्स। आफ्टर फेच कर लिए, उसको डिकोड करके भेज दिए, फिर उसको एग्जीक्यूट किए और उसके बाद स्टोर कर दिए, यानी डेटा हमारा आउटपुट के लिए चला गया जो हमारे स्क्रीन पे मिलता है। तो कितना फास्ट है ये, हमने 2+2 दिया सिस्टम को कि 2+2 इक्वल टू व्हाट, ठीक है, वो तुरंत 4 हमें दे दिया। लेकिन इतने काम जो होते हैं सिस्टम में, फेच किया उस चीज को कि यूजर ने पहले फेच करेगा, फिर वहां यूज है प्लस उसे फेच करेगा, फिर 2 है, फिर ऑपरेटर है, फिर उसके बाद हमें वो काम देना है यानी आउटपुट उसको देना है। तो इतने काम करने के बाद वो क्या करता है, हमें आउटपुट। उसका केस स्टडी में आते हैं। केस स्टडी मतलब हम जो क्या काम कर रहे हैं, क्या से रिलेट कर रहे हैं, जिसमें मेमोरी सिस्टम डिजाइन एक पार्ट आता है जिसमें 2 हैं। जैसे सेमीकंडक्टर को अगर हम इसमें यूज करें, सेमीकंडक्टर मेमोरी टेक्नोलॉजी, जिसमें SRAM है, स्टैटिक रैम है। स्टैटिक रैम जो होते हैं वो हम आपको समय नहीं देगा आपके डेटा को सेव करने का या कुछ भी, लेकिन DRAM जो है वो आपको समय देता है। ये थोड़ा कॉस्ट में ज्यादा है। तो SRAM जो है फास्ट होता है, यूज फॉर कैचे मेमोरी बट एक्सपेंसिव एंड कंज्यूमर मोर पावर। DRAM, डायनेमिक रैम, स्लोअर बट मेन मेमोरी, ठीक है, मेन मेमोरी रैम कंज्यूम भी कम करता है। फ्लैश मेमोरी में पेन ड्राइव आ गया, USB मेमोरी से रिलेटेड हो, कार्ड रीडर हो, उसमें आप मेमोरी यूज कर रहे हैं, वो सब क्या किसके अंदर आ जाता है, फ्लैश मेमोरी के अंदर। तो मेमोरी सिस्टम डिजाइन में आपका ये कंसेप्ट इसमें आएगा, जिसमें ये सब 8086 आर्किटेक्चर के अंदर ही आते हैं। और ऑर्गेनाइजेशन के सिस्टम में अगर हम देखें तो ये आपका कैचे मेमोरी रहेगा, मेन मेमोरी रहेगा और वर्चुअल मेमोरी। कैचे मेमोरी पे बहुत बार मैं बता भी चुका हूं क्या काम उसका है, स्मॉल है, फास्ट है और CPU से बहुत कनेक्ट में रहता है ये, ठीक है। मेन मेमोरी में रैम है जो कि आपको प्लेटफॉर्म देता है हमारे किसी भी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए। एंड द वर्चुअल मेमोरी जो है ये सॉफ्टवेयर क्रिएटेड मेमोरी होता है, इसका कोई भी हार्डवेयर पार्ट नहीं। आप ये हमेशा जान ले कि वर्चुअल मेमोरी सॉफ्टवेयर यानी ऑपरेटिंग सिस्टम इसे
करता है, ठीक है। ये हार्डवेयर क्रिएटेड नहीं होता है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम क्रिएट करता है, और लेकिन वो जो स्पेस यूज का ही यूज, लेकिन जब वो कब होता है, जब हमारे सिस्टम में ऑपरेटिंग सिस्टम लोड हो जाता है। तो इस सिस्टम के अकॉर्डिंग यहां पे वर्चुअल मेमोरी हो या मेन हो या कैचे हो, ये ऑर्गेनाइजेशन के में रूप में आते हैं, समझे। तो आज का जो हमने यहां पे टॉपिक देखा वो इंट्रोडक्शन था 8086 का, एंड उससे ही रिलेटेड ये सारे कंसेप्ट थे, जिसमें चाहे वो केस स्टडी हो 8086 का, मेमोरी मैनेजमेंट हो 8086 का, ओके, और या उसका टेक्नोलॉजी जो कंट्रोल यूनिट से रिलेटेड है, सेमीकंडक्टर से रिलेटेड है, उस पे डिपेंड था, ओके। अब जो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे, चूंकि यहां तक ये था, चूंकि ये इसी से रिलेट यहां तक काम था, ओके, मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन तक। ये जितने भी आपका ये मॉड्यूल है टोटली थ्योरी बेस्ड है, ठीक है, कोई भी यहां पे प्रैक्टिकली नहीं है, इसलिए ये मॉड्यूल बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चंस आपका आएगा ही। उसमें भी पेरिफेरल डिवाइस एंड देयर सब सिस्टम्स हैं, ओके। यहां पे एड्रेसिंग मोड आपको इसमें नहीं दिया है, ठीक है। एक यहां पे हम चेंजेस देख रहे हैं आप लोग के ब्रांच में, यहां पे एड्रेसिंग कंसेप्ट यहां पे नहीं दिया है 8086 में, लेकिन एड्रेसिंग मोड क्वेश्चंस आएगा, दिया हो या नहीं दिया हो, एड्रेसिंग मोड आपको मैं बता दूंगा, इसमें एड्रेसिंग मोड बहुत जरूरी है, ठीक है। तो आज जो हमने देखा वो यहां तक ऑर्गेनाइजेशन तक देखा है, नेक्स्ट में इसके आगे हम डिस्कस करेंगे।